नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत माबाणी। दोस्तों, आज की शुरुआत मैं करना चाहता हूं इस विषय के साथ। एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। हाउ डज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्लाज पायलटिंग ऑफ एक्सियोम 4 बेनिफिट इंडियाज स्पेस प्रोग्राम डिस्कस। आपकी स्क्रीन पर हैं शुभांशु शुक्ला। ये ग्रुप कैप्टन है और एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन जो है नासा का, वो होने वाला है। राइट, एक्सियोम 4 मिशन का नाम है। और बेसिकली स्पेस एक्स, जो एलोन मस्क की कंपनी है, आप जानते हैं, स्पेस एक्स का जो फैल्कन है, तो इस फैल्कन स्पेस क्राफ्ट के पायलट रहने वाले हैं हमारे देश के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला साहब। राइट, और ये जो मिशन है इसमें टोटल 4 मेंबर्स होंगे। एक तो डेफिनेटली हमारे देश भारत के हैं, दूसरे जो हैं इज फ्रॉम पोलैंड, फिर एक यूएसए के हैं, यह वन फ्रॉम हंगेरी। राइट, तो ये 4 देशों के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस में एक्सियोम 4 मिशन में पार्ट लेने वाले हैं। और ये एक ऑफ कोर्स इतनी डिटेल से पता चल गया कि इट्स ए मैन्ड स्पेस मिशन, यानी कि हम इंसानों को स्पेस में भेज रहे हैं इस मिशन के माध्यम से। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 4 लोग जाएंगे, इनके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर होने वाली हैं। 60+ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होने वाले हैं और इसमें 31 से ज़्यादा देश जो हैं उन्होंने पार्ट लिया। तो इसमें हमारे देश भारत ने भी पार्ट लिया। तो बहुत सारी चीज़ें ये एक्सियोम 4 मिशन जो हैं उसमें होने वाली हैं। अब इसरो के लिए ये मिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो एक क्रिटिकल डेटा मिलेगा, इसके साथ जुड़ी हुई सारी जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा जो है, ये इसरो को गगनयान मिशन में बहुत काम आने वाला है। और आने वाले भविष्य में भारत जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट पर अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में सोच रहा है। तो इसमें भी ये सारा डेटा जो है ये बहुत काम आएगा। इसरो ने हमारे कैप्टन शुक्ला साहब जो हैं उनको आईएसएस मिशन के लिए, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए भी ट्रेन किया है। और ये जो मैन्ड मिशंस होते हैं ना, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं, क्योंकि एक तो क्या है, आपको वैक्यूम का सामना करना पड़ता है, इसी के साथ बहुत ही तेज़ एक्सेलरेशन, बहुत हाई स्पीड में ट्रैवलिंग होता है, और फिर जब ब्रेक्स लगती हैं तो अचानक से ब्रेक्स लगती है, तो ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट बॉडी पर आती है। फिर बिकॉज यू आर इन स्पेस, तो रेडिएशन जो है उसका भी खतरा रहता है। हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर एज यू नो कि बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल ओजोन लेयर है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो रेडिएशन का खतरा है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का खतरा है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर जब आप जीरो ग्रेविटी में होते हैं तो आपके मसल्स, आपकी हड्डियां, आपके बोन्स, ये सारी चीज़ों पर भी इसकी इम्पैक्ट होती है। तो ये जो भी मैन्ड मिशंस होते हैं उनकी टॉप प्रायोरिटी ये होती है कि जितने भी हमारे साइंटिस्ट जाते हैं, जितने एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, जिनको आप कॉस्मोनॉट, रशिया उनको कॉस्मोनॉट कहता है, यूएसए एस्ट्रोनॉट कहता है, और अब हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको गगननॉट्स भी कह सकते हैं। राइट, क्योंकि ये गगनयान मिशन में पार्ट लेने वाले हैं, तो वी वुड कॉल देम गगननॉट्स। तो उनका सेफ रिटर्न, दिस इज टॉप प्रायोरिटी ऑफ ऑल मैन्ड मिशंस। अब स्पेस हैबिटेट में हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे, ह्यूमन हेल्थ पर क्या इसकी इंपैक्ट होगी, इन पर भी बहुत सारी रिसर्च हुई है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि बहुत सारी आज की जो हॉस्पिटल्स में टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम स्पेस टेक्नोलॉजी। फिर मॉडर्न जिम्स जो हैं बहुत सारी, क्योंकि स्पेस में ये कहा जाता है वे सारे मसल्स, इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। तो सारे अलग अलग मसल्स जो होते हैं हमारे शरीर में, तो उनको ट्रेन करना पड़ता है, यू हैव टू कीप देम एक्टिव। और ये जो ज़ीरो ग्रेविटी है, तो ये सारी चीज़ों की जो एक इम्पैक्ट होती है हमारे ह्यूमन हेल्थ पर, तो इस पर भी काफ़ी सारी रिसर्च जो है वो हुई है। ऑफ कोर्स डाइट जो है, इस पर भी काफ़ी सारी रिसर्च जो है वो हुई है। अब ये जो एक्सियोम 4 है,
इस पर खास करके इसरो ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि हमारा जो मसल है उसका बिहेवियर कैसा रहता है, राइट, खास करके स्पेस जैसे एनवायरनमेंट में। इसी के साथ साथ जो डॉकिंग है, यू नो हाउ डॉकिंग वर्क्स, राइट, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, तो यहाँ से एक जो स्पेस क्राफ्ट जाएगा एक्सियोम 4, तो सॉरी नॉट एक्सियोम 4, एक्सियोम 4 तो मिशन का नाम है, द फाल्कन जो जाएगा, ये स्पेस एक्स का फाल्कन, तो वहां पर जाकर ये डॉक करेगा। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इंटरस्टेलर फिल्म देखी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग उसमें विजुअल्स दिखाए गए हैं कैसे डॉकिंग होती है, अनडॉकिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि ये जो हमारा स्पेस स्टेशन है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसकी स्पीड कितनी होती है? 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये घूम रहा है। तो ये स्पीड जो है इसको सिंक करना, सिंक करने के बाद इसको परफेक्टली डॉक करना, ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर की कैटेगरी में आती हैं। ओके, कुछ क्रूलेस मिशंस भी कंडक्ट किए गए हैं, तो इनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें, ये डॉकिंग और इन सारी चीज़ों को तो भारत ने अभी कुछ समय पहले अचीव भी किया है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये गगनयान के लिए हो रही हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की एरर जो है ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चैलेंजेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और ये एक्सियोम 4 के बाद जब ये डेटा मिलेगा और जब हमारे ये जो शुक्ला साहब हैं, तो उनका डीब्रीफ होगा, डीब्रीफ यानी कि उनके सारे अनुभव, ये सारी चीज़ें जब नोट डाउन की जाएगी, तो उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड ऑन होगी। इसके साथ इसरो का जो एक लॉन्ग टर्म गोल है दैट इज के जहां पर गैप्स हैं, फॉर एग्जांपल अभी ट्रंप प्रेसिडेंसी के दौरान नासा का बजट कट करना, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो इसरो जो है इट इज ट्राइंग टू फिल द गैप स्पेस एक्सप्लोरेशन में, फ्यूचर के लॉन्चेस में, राइट, और हमारा एक परमानेंट स्पेस स्टेशन हम वहां पर क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके साथ जुड़ी हुई ग्लोबल कोलैबोरेशन और ये सारी चीज़ों में जहां पर नासा बिकॉज ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर पा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर वो लोग नहीं कर पा रहे, तो वी आर डूइंग इट। फॉर एग्जांपल अगर हम चांद की ही बात करें, तो वहाँ पर पानी, ये सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी सारी रिसर्च जो है, काफ़ी सारा डेटा, काफ़ी सारी साइंटिफिक फाइंडिंग्स जो हैं वो हमारे देश के मिशंस की वजह से हुई है। तो भारत जो है इट्स नॉट लाइक कि हम नासा पर निर्भर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, राइट। इसरो जो है वो अपनी कैपेसिटी, अपनी यूनिकनेस से काम कर रहा है, नासा जो है वो अपनी यूनिकनेस से काम कर रहा है। और आजकल के समय में ये सारी जब भी चीज़ें जो हैं स्पेस के साथ जुड़ी हुई जब भी चीज़ें आती हैं, तो अभी तक तो ऐसा ही माहौल था कि पूरी दुनिया जो है, मीन्स हम यहाँ पर है तो आई एम इंडियन, यू आर फ्रॉम यूएसए, ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन जब आप पृथ्वी को छोड़कर जाते हैं तो हम सब जो हैं वो इंसान बन जाता है। मीन्स दिस इज़ एन आयरनी, राइट। पृथ्वी पर हम इंसान नहीं है, वहाँ पर मैं इस कास्ट से हूँ, ये रेशियल बैकग्राउंड है, इस रीजन से हूँ, इस कॉन्टिनेंट से हूँ, इस देश से हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे बंटवारे हैं। लेकिन जब हम स्पेस में जाते हैं तो वी एक्ट एज ह्यूमन बींग्स एंड विच इज़ ए गुड थिंग। बट जिस प्रकार से एक जो फ्यूचर की एक चीज़ जो मेरे अभी दिमाग में आ रही है, एंड दैट इज़ के वॉरफेयर का जो एक नया डोमेन क्रिएट हो रहा है, दैट इज स्पेस, राइट, जिस पर हमने काफ़ी सारी डिस्कशन की है। तो जब ये स्पेस को वॉरफेयर के डोमेन के तौर पर जब इसका इस्तेमाल होने लगेगा, तो कोलैबोरेशन जो है ये करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट, मीन्स और ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो हो सकता है, लेकिन अभी ऐसी चीज़ें नहीं है। सो दैट्स अ गुड थिंग। नाउ डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू जंप ऑन टू टॉपिक नंबर 4। एक बहुत ही क्विक बात ब्रीफली आपको बता दूं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 1-2 दिन का गैप जो है वो करंट अफेयर्स की सीरीज में आया है, एंड वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कि आई वाज ट्रैवलिंग। मैंने कोशिश की कि ट्रैवलिंग के दौरान भी आई ट्राइड कि मैं लेक्चर डिलीवर करूं, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल, एज यू नो कि वी आर नॉट दैट गुड विद assumptions, with estimations, with planning, right? I'm talking about, no, when I say we, I mean to say human beings, right? तो सोचा था कि ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। होपफुली अब से चीज़ें जो है वो पहले की तरह बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। ओके, right. The question is, how does the complementary trade structure between India and Vietnam promote bilateral partnership? Discuss. तो आपकी स्क्रीन पर है वियतनाम का मैप, राइट, थैंक्स टू नेशंस ऑनलाइन प्रोजेक्ट फॉर दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नीट एंड क्लीन ऑफिशियल मैप ऑफ
वियतनाम। चलिए अब इसको ऑब्जर्व करते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं वियतनाम किस देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ वियतनाम, तो इट इज ऑफ कोर्स ये चाइना है, राइट। ये पूरा चाइना है, तो चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। यहां पर आप देखेंगे तो लाओस नाम का एक देश है, उसके साथ भी एक लंबी लैंड बाउंड्री वियतनाम शेयर करता है। यहां पर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ तोंकिन है, और यहां पर हेनोई ये वियतनाम का कैपिटल सिटी है। तो ये पूरा नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। फिर यहां पर बहुत सारे दूसरे आप ऐसे पोर्ट सिटीज यहां पर देख सकते हैं, राइट। तो ये गल्फ ऑफ तोंकिंग के साथ जुड़े हुए सटे हुए हैं, राइट, लिटोरल हैं। अब दोस्तों थोड़ा अगर हम नीचे आते हैं, राइट, तो यहां पर हम देखते हैं कि अगेन ये जो शहर है, सॉरी ये जो लाओस है, उसके साथ ही अपनी एक लंबी बाउंड्री लगभग साउथ तक शेयर करता है। और ये वाला जो पानी है दैट इज ऑफ साउथ चाइना सी, जो काफी न्यूज में रहता है, राइट। यू नो अबाउट दिस थिंग कि साउथ चाइना सी जो है ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। फिर इसके साथ चाइना की 9 या फिर आप इसको 10 डैश लाइन भी कह सकते हैं। तो ये 10 डैश लाइन वाला जो इश्यू है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो साउथ चाइना सी के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। फिर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैम्बोडिया के साथ भी अपनी एक लैंड बाउंड्री जो है वो शेयर करता है ये देश वियतनाम। एंड हियर यू कैन सी ए वेरी फेमस सिटी, हो ची मिन सिटी, काफ़ी फेमस है। और मेकोंग नदी जो है उसका मुख जो है, उसका माउथ जो है वो यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर आप गल्फ ऑफ थाईलैंड देख सकते हैं, राइट। तो ये है ये देश जिसका नाम है वियतनाम, राइट। वियतनाम एक और चीज़ के लिए काफ़ी फेमस रहा है इतिहास में, राइट। यूएसए को धूल चटाई थी वियतनाम के लोगों ने। यूएसए को लगा छोटा सा देश है, इसको तो हम ऐसे चुटकियों में गिरा देंगे, ऐसा नहीं हुआ। यूएसए को हार कर वापस जाना पड़ा। यूएसए कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन यू नो वियतनाम वॉर और जो यूएसए के सोल्जर्स के साथ मीन्स उनको आज भी वो डरावने सपने आते हैं ये वियतनाम वॉर में। तो एक अलग इतिहास रहा है, राइट। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर रहा है वियतनाम का। भारत के साथ एक बहुत पुराना कनेक्शन है। लेकिन आज के कनेक्शंस की अगर बात करें तो 2024 में दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड हुआ दैट वाज ऑफ $15 बिलियन। पिछले अगर 20 सालों का आंकड़ा आप देखें तो साल 2000 में दोनों देशों के बीच में कितना ट्रेड होता था पता है? सिर्फ और सिर्फ $200 मिलियन। दिस इज नथिंग। लेकिन 20 सालों के अंदर ये आंकड़ा देखिए कहां तक पहुंचा है, $15 बिलियन। और वियतनाम एक ऐसा देश है जो लगभग 2008 में आप देखेंगे तो इंडिया जो है वो वियतनाम से आगे था इन मोबाइल प्रोडक्शन। आज वियतनाम जो है वो हमसे बहुत ही ज्यादा आगे हैं, राइट। वियतनाम जो चीजें भारत में भेजता है तो दैट इज ऑफ कोर्स मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी हैं, सी फूड, ये सारी चीज़ें। आप दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे, फॉर एग्जांपल यूरोप के कुछ देशों में इफ़ यू गो टू लंदन तो वहाँ पर आप बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं तो वहाँ पर जूते खरीदने के लिए जब हम जाते हैं और देखते हैं तो अंदर लिखा हुआ होता है मेड इन वियतनाम। काफ़ी एक्सपेंसिव शूज़, राइट। 100 पाउंड, 150 पाउंड ऐसे, यानी कि 15,000 10,000 के जूते वियतनाम पर बनकर आते हैं। ऑफकोर्स वहाँ पर उनकी कीमत थोड़ी कम होती है और फिर ब्रिटेन में उनको प्रीमियम प्राइस में बेचा जाता है। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि कितनी सारी जगहों पर वियतनाम का डोमिनेशन रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो चाइना को एग्जिट कर रही हैं और भारत ये मीन्स हमारी कोशिश ये है कि ये चाइना को एग्जिट करके भारत में आ जाए, लेकिन सबसे पहला प्रेफरेंस जो रहता है वो वियतनाम रहता है। तो वियतनाम बहुत ही अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। रही बात हमारे देश भारत की कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर एक्सपोर्टिंग टू वियतनाम, तो बोवाइन मीट है, कॉटन, फार्मास्यूटिकल, ये सारी चीज़ें हम वियतनाम को बेच रहे हैं, राइट, वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली वियतनाम जो है वो आप समझ लीजिए हाई टेक आइटम्स भारत को बेच रहा है और जनरली स्पीकिंग हमारी आइटम्स जो हैं वी आर सेलिंग रॉ मटेरियल टू वियतनाम। तो यू कैन सी ए बिग डिफरेंस, राइट। ये शेड आपको जिनको समझ में आ गया तो यू कैन अंडरस्टैंड कि रॉ मटेरियल हम बेच रहे हैं और वो हमें हाईटेक प्रोडक्ट्स
बेच रहे हैं, वो मिनरल्स को प्रोसेस करके यहाँ पर बेच रहे हैं और हम यहाँ पर से रॉ मटेरियल भेज रहे हैं। तो दिस इंडिकेट्स कि हम कितने पीछे रह गए और वियतनाम कितना आगे निकल गया। दोनों देशों के बीच में जो बायोलेटरल ट्रेड है, इसमें $3 बिलियन का सरप्लस जो है वो वियतनाम का है, यानी कि दे आर सेलिंग मोर आइटम्स टू आवर कंट्री, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। यू नो द डिफरेंस, राइट? वैल्यू और वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है क्वांटिटी, तो ऐसा नहीं है सिर्फ वहां से बड़ी क्वांटिटी आ रही है, बिकॉज दे आर एक्सपोर्टिंग हाई टेक गुड्स एंड वी आर इंपोर्टिंग हाई टेक गुड्स फ्रॉम वियतनाम। दैट मीन्स कि वैल्यू एडिशन वाली चीजें वहां से ज्यादा आ रही है। दैट्स वाई ये ट्रेड जो है वो उनको ज्यादा बेनिफिशियल है। $3 बिलियन का सरप्लस है उनका, हमारा डेफिसिट है। लेट मी हैव ए क्विक सिप ऑफ वाटर। सो दिस इज द रीजन के ये ट्रेड जो है सरप्लस है 3 बिलियन का। लॉन्ग टर्म ट्रेड टारगेट जो है 2030 तक $20 बिलियन तक पहुंचने की बात है। और बहुत सारी चीजें हैं, अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। फॉर एग्जांपल वी कैन बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट, फिर कॉटन को और ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और लंबा लक्ष्य तो यही है भारत का कि भाई जो ट्रेड सरप्लस है वियतनाम का, तो ये थोड़ा बैलेंस में आ जाए। अब इंडिया और वियतनाम बिजनेस मीटिंग हुई थी मार्च 2025 में, और इनमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात हुई, जैसे खेती बाड़ी में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, आईटी सेक्टर, एआई, राइट, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ें हैं जिनमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एनर्जी, मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर दोनों देशों के पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, मिलकर काम किया जा सकता है, कोलैबोरेट किया जा सकता है। वियतनाम का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट काफ़ी स्टेबल रहा है, इसका लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है, आपने देखा, राइट, साउथ चाइना सी के साथ सटा हुआ है, तो काफ़ी प्राइम लोकेशन पर हैं। और वर्कफोर्स भी काफ़ी अच्छी है, इंग्लिश स्पीकिंग, अमेरिकन इंग्लिश वो ज़्यादा बोलते हैं, राइट, तो इंग्लिश स्पीकिंग डेमोग्राफिक डिविडेंट है, यंग पॉपुलेशन है वियतनाम की। अब दोस्तों, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। वहां पर डिमांड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, फॉर एग्जांपल व्हीट की, मेज की, कॉटन है, ये सारी चीजों की काफी ज्यादा डिमांड है। बट वी ऑल्सो हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये पार्टनरशिप जो है ये सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी आर सेलिंग थिंग्स टू देम एंड दे आर सेलिंग थिंग्स टू अस। नो, ऐसा रिलेशन जो है ना ये काफ़ी वल्नरेबल रहता है। कभी भी कुछ स्ट्रेटेजिकली कुछ हो गया तो फिर रिलेशन जो है वो खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इन्वेस्ट मोर एंड दे नीड टू इन्वेस्ट मोर इन आवर कंट्री। मिलकर रिसर्च कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें जब होने लगेगी तो रिलेशन जो है ये और ज़्यादा डीप हो जाएगा। अभी वियतनाम जो है वो भी टैरिफ का चैलेंज फेस कर रहा है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ यूएसए है, बीच में फंसा हुआ है वियतनाम, सैंडविच हो चुका है। तो ऐसे देश को एक रिलायबल पार्टनर की जरूरत है, और भारत जो है वो एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर बहुत सारे देशों का है, राइट। तो जॉइंट में ये सारी चीजें जब दोनों देश करेंगे, एआई, रोबोटिक्स, राइट, एक्सपर्टीज को एक दूसरे के साथ शेयर करना, रिन्यूएबल एनर्जी, इनोवेशंस, राइट, तो धीरे धीरे रिलेशंस जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होंगे। और आजकल के समय में तो सारी चीजें आप जानते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही टॉप प्रायोरिटी रहती है। इसी के साथ साथ दोनों जो हैं ये डेवलपिंग देश हैं, तो ग्लोबल साउथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पार्टनरशिप काफी अच्छे रंग दिखा सकती है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक नंबर 1। वी हैव टॉक्ड अबाउट 2 टॉपिक्स। इसमें कोई ऐसा नहीं है नंबर 1 नंबर 2, राइट, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट ही होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला टॉपिक जो है तो इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिक्योरिटी एंड टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। व्हाट आर द चैलेंजेस इन रिजॉल्विंग कश्मीर इश्यू थ्रू मल्टीलैटरल फोरम्स लाइक द यूएन, एनालाइज, राइट। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है तो इसमें एक चीज पता चली कि ये डिप्लोमेसी जो है इट इज वेरी फ्यूटाइल थिंग व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग प्रॉब्लम विद इंडिया एंड प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फ्यूटाइल का मतलब है कि व्यर्थ बात, मीन्स कोई फायदा नहीं रहा इसका। आप कितनी भी डिप्लोमेसी पाकिस्तान के साथ करें, ये चीजें आपको रिजल्ट क्रिएट नहीं करके देगी। द रीजन इज क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को एक कोर इश्यू की तरह देखता है। और कहीं ना कहीं एक दुख जो मुझे कई
बार होता है इस चीज़ का व्हेन इट कम्स टू मैप्स। आप मीन्स कई स्टूडेंट्स जो हैं वो मीन्स यहाँ पर तो मेरे क्यूरियसली एजुकेशन पर तो ऐसा कभी अनुभव मुझे याद नहीं हुआ हो, लेकिन दूसरे से जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट्स जो हैं वो कई बार स्टूडेंट्स होते हैं, नहीं होता है, इट डजेंट मैटर, लेकिन जो व्यूअर्स होते हैं, एक भी आपने कश्मीर का थोड़ा भी मैप जो है वो गलत डाल दिया, भारत का जो ये हमारा गिलगित बल्तिस्तान वाला जो पीओके वाला पोर्शन है वो अगर नहीं दिखा रहा है मैप में, तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नीचे कमेंट्स करते हैं, ये वो चीज़ें आ जाती हैं, व्यूअर्स जो हैं वो कहते हैं कि भाई ये मैप आप गलत यूज़ करो एक्सेट्रा। उनकी बात गलत नहीं है, उनकी बात भी सही है, लेकिन एक बात बताऊं आपको, आप खुद अगर देखेंगे इंडिया का मैप लिखेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड ऐसा करके, आप सिर्फ गूगल में एक बार इमेजेस पर क्लिक करके ये चीज़ें लिखिए एंड यू विल फाइंड बहुत सारे ऐसे मैप्स हैं, बहुत सारे अच्छे जो मैप्स हैं। व्हेन आई से अच्छे, आई मीन टू से आई एम टॉकिंग अबाउट उनकी जो रिजोल्यूशन है। अगर आप HD मैप्स को देखेंगे देन यू विल फाइंड ज़्यादातर मैप्स में भारत का ये पोर्शन जो है, जो पीओके वाला पोर्शन जो है, ये पाकिस्तान में ही दिखाया जाता है। तो UN के मैप्स भी जब हम देखते हैं तो उसमें ये चीज़ रहती है। तो UN कहता है कि ये LOC वाला जो पोर्शन है ये अनरिजोल्व्ड बॉर्डर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में क्या होता है, कोई भी देश जो है वो किसी भी प्रकार का कमिटमेंट देने से हिचकिचाता है। भारत सही है, वो बात वो जानते हैं कि भारत के साथ ऐसा हुआ तो कहेंगे कि चलो हमारा जो डेलीगेशन गया ना, तो ये 7 जो टीम्स गई है तो उनकी बात सुनेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे और समझेंगे नहीं नहीं इनकी बात सही है। लेकिन व्हाट दे विल डू, कोई देश क्या करता है, वो UN के मैप्स, UN की जो लिटरेचर है, राइट, उसको रिफर करता है और उसमें ये चीज़ लिखी गई देखने को मिलेगी कि भाई ये वाला पोर्शन जो है तो यहाँ पर मीन्स इंडिया पाकिस्तान के बीच वाला ये जम्मू एंड कश्मीर वाला जो पोर्शन है तो ये अभी भी अनरिजॉल्व है। फिर उनके मैप्स देखेंगे तो उसमें वो गलतियाँ नज़र आएगी। तो भारत को ये चीज़ करनी चाहिए ऑफिशियली, राइट। हमारे मैप्स जो हैं, ये मैप्स ऑफिशियल सिर्फ भारत का नहीं, लेकिन जिन जिन जगहों पर गलत गलत मैप्स हैं भारत के, तो एक डेडिकेटेड टीम इस पर काम करे कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम समझाएं कि भैया आप ऐसे गलत मैप्स मत प्रिंट कीजिए। फॉरेन की बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आपको मैप्स मिलते हैं, गूगल के पास आप जाकर कह सकते हैं कि भाई ऐसे मैप्स आप मत दिखाइए, यू नो। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर इससे पहले की डिस्कशन में हमने देखा था कि वी नीड टू डिफाइन टेररिज्म। जब भी टेररिज्म को डिफाइन करने की बात आती है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वन मैन्स टेररिस्ट वर्सेस फ्रीडम फाइटर। ये बात हमने डिस्कस की थी, नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। यू नो देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, माय टेररिस्ट योर टेररिस्ट, राइट, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये सारी चीजें। और 911 से पहले तो ये लोग हमारी बात भी नहीं सुनते थे, उसके बाद फिर ये बात सुनने लगे। फिर USA आता है, राइट। USA ने क्या किया, UN और सारी चीज़ों को साइड में रख दिया और फिर वो धड़ाधड़ अफगानिस्तान में घुस गया और तालिबान को हटाने की बात की। अंत में क्या हुआ, वो तालिबान पावर में आ गया और USA जो है वो अनइंटरेस्टेड होकर इतने सालों के बाद वहाँ से वापस चला गया। तो UN मैकेनिज्म्स जो हैं टेररिज्म को लेकर, इसमें कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है। एनफोर्समेंट के बारे में आप जानते हैं इतना कोई खास रहता नहीं। तो दिस आर द रीजंस कि भाई ये डिप्लोमेसी के माध्यम से हम पाकिस्तान को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ जो है वो होने वाली नहीं। ये सारे देश जो है वो पाकिस्तान और इंडिया को एक साथ देखते हैं, हाइफनेट करते हैं, राइट। तो दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे यहां पर न्यूक्लियर की पॉलिसी कैसी है, नॉन फर्स्ट यूज। हम कभी भी पहले न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान बार बार धमकियां देता है न्यूक्लियर वेपन्स की, और आप हम दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज वन मोर रीजन कि डिप्लोमेसी जो है वो इनइफेक्टिव रही है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद टेररिज्म। इसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज हम पर अगर हमला हुआ तो मिलिट्री एक्शन ली जाएगी। हम पर हमला करने की कोशिश की और हमें पता चला तो हम हमला कर देंगे। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। इजराइल का जो प्रिंसिपल है, शायद इसी प्रिंसिपल पर हमें चलना पड़ेगा, तब जाकर ये पाकिस्तान जैसा देश जो है वो समझेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज अ वेरी सैड थिंग कमिंग फ्रॉम मुंबई। UPSC GS पेपर 1 and 3 के साथ जुड़ा हुआ ये विषय है, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस इन
इंडिया। मुंबई की ये जो ट्रेन्स हैं, रेल सिस्टम ओवर क्राउडेड रहते हैं। आपको पता है पिछले 20 सालों के अंदर कितने लोगों की जान यहाँ पर गई है? यू विल बी सरप्राइज टू नो 51,000 से ज़्यादा लोग की मृत्यु का कारण बनी है ये ओवर क्राउडेड सबअर्बन रेल सिस्टम ऑफ मुंबई। हर रोज, एवरी सिंगल डे 7 लोग ऑन एन एवरेज, 7 लोगों की मृत्यु एवरी सिंगल डे होती है। अब प्रपोजल जो आया है वो ये है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर्स जो हैं उनको लगाया जाएगा। एक सॉल्यूशन बताया गया है, राइट। कहते हैं कि ये नेक्स्ट ईयर जनवरी 2026 तक ये हो जाएगा। अगर आप रफली कैलकुलेट करें तो तब तक 380 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। 2022 में 570 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द ट्रेन। इतना ही नहीं है, डू यू नो हर साल कितने सारे पैसेंजर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये जो पटरियां हैं उनको क्रॉस करने के चक्कर में मर जाते हैं। लगभग आप समझ लीजिए कुछ 1100 जितने लोगों की मृत्यु का कारण हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर। कुछ 3-4 सालों का आंकड़ा जो है इट हैज़ बीन समवेयर अराउंड 1180 और समथिंग। तो आप यहाँ पर ये जो ऑटोमेटिक ये जो ट्रेन के जो डोर्स हैं वो लगाने की बात कर रहे हैं, ये ओवर क्राउडेड में क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? आई डोंट थिंक दिस विल वर्क। दिस मीन्स जापान की जो ओवर क्राउडेड ट्रेन होती है तो उसमें कुछ ऐसे लोग रहते हैं, राइट, ऑफिसर्स, वो आपको दे विल पुश यू इनसाइड एंड फिर डोर्स जो है वो बंद हो जाएंगे। अब आई डोंट नो वेदर दिस विल वर्क और नॉट, लेकिन दिस इज रियली रियली सैड। एंड ये एक और चीज दिखाता है कि किस प्रकार का अर्बन प्लानिंग हमारे यहाँ पर हो रहा है। बहुत सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है। आई थिंक मेयोरल सिस्टम विल वर्क वंडर्स फॉर आवर बिग सिटीज, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी क्या है कि सारी चीज़ें सीएम हाउसेस से या फिर सीएम ऑफिस से सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाता है। आई थिंक मेयोरल सिस्टम जब आएगी तब जाकर हमारे अर्बन एरिया की सिचुएशन चेंज होगी, राइट। मेट्रो प्रोजेक्ट्स लगाए, मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो लगभग 33% की कैपेसिटी से चल रहा है। यानी कि ट्रेन जो है जिसकी मेट्रो ट्रेन की कैपेसिटी 2500 है तो ट्रिप में समवेयर अराउंड 100-200 लोग रहते हैं पर ट्रिप में। तो इससे भी मुंबई का सॉल्यूशन नहीं हुआ। द रियल सॉल्यूशन लाइज इन बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जब तक हम नहीं करेंगे, राइट, तब तक ये इस प्रकार की चीज़ें आप रूट को जो हैं, ट्रेन की कमी, बसेस, ओवर ब्रिजेस कम हैं, राइट, लोग पटरियाँ क्रॉस करते हैं। मीन्स ये 1150 आंकड़ा है, 1150 डाइड एन्यूअली जस्ट बिकॉज बाई क्रॉस ये कर रहे थे, पटरियाँ क्रॉस करने के चक्कर में। तो ऐसी चीज़ें, हेल्थ एंड सेफ्टी का अभाव, फिर डिसिप्लिन का अभाव, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये आई डोंट थिंक सो इस प्रकार के सिर्फ डोर्स लगा देने से ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। होप कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आई रियली होप, लेकिन मुझे आशा थोड़ी कम है यहाँ पर। मूविंग ऑन, हाउ डज चाइनाज कंट्रोल ओवर रेयर अर्थ्स इम्पैक्ट इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डिस्कस, राइट। ये इंडिया और दूसरे ऐसे देश हैं, ये यूएसए और चाइना के ट्रेड वॉर के शिकार हुए हैं। चाइना ने ये रेयर अर्थ पर बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पर, तो हमारे यहाँ पर सप्लाई चेन जो है इस पर इम्पैक्ट आई। के इससे पहले की डिस्कशन में हमने देखा था कि चाइना 90% जितना ये रेयर अर्थ प्रोसेसिंग की कैपेसिटी अगर किसी देश के पास है तो दैट इज चाइना। डोमिनेंस है चाइना का इस क्षेत्र में। और भारत का मैन्युफैक्चरिंग दुनिया भर का मैन्युफैक्चरिंग, राइट, तो उसमें रेयर अर्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आप सोलर पैनल्स ले लीजिए, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ों में एक कार के अंदर लगभग 1500, 2000, 3000 जितनी चिप्स और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से बनती है? इसमें भी रेयर अर्थ आपको चाहिए। तो चाइना पर लगभग भारत और दूसरे भी देश जो हैं वो हैविली डिपेंडेंट हैं। जापान ने क्या किया, जब आज से लगभग 10 साल पहले जापान और चाइना के बीच में इश्यू चल रहा था, तो जापान पर ये चिप और इन सारी चीज़ों पर, रेयर अर्थ पर, नॉट चिप पर लेकिन रेयर अर्थ सप्लाई पर चाइना ने ब्रेक लगा दी। तो तब से जापान जो है वो रिजर्व्स क्रिएट कर रहा है इन सारी चीज़ों का। भारत को ये रिजर्व जो है ये 2020 से गलवान क्लैश हुआ ना, तब से ही हमें ये प्लान कर देने की ज़रूरत थी। अभी सरकार ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इसका नाम है काबिल।
रिमेंबर दिस थिंग, राइट? काबिल इज फॉर सप्लाई चेन की सिक्योरिटी, पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव है ये, राइट, टू सिक्योर सप्लाई चेन, काबिल। तो अब हमने लॉन्च किया है, अभी वेदांता है, फिर दूसरी ऐसी कंपनीज है जो रेयर अर्थ के क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रही हैं, बट वी नीड ए कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी, राइट? तो कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हैं एक्सट्रैक्शन के, क्या हम प्रोसेस कर पाएंगे, प्रोसेस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो एक प्रॉपर हमारे पास प्लान होना चाहिए। और वी नीड टू एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अदर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडोनेशिया से रेयर अर्थ डायरेक्टली मंगवाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। इंडोनेशिया विल आस्क दिस डेज कि भाई आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। फिर म्यांमार का जो नॉर्दर्न पार्ट है, तो वहाँ पर कितना रिसोर्स रिच रीजन है, भारत ने कभी इस पर काम नहीं किया, चाइना जाकर बाजी मार कर चला गया। आज चाइना जो है वो नॉर्दर्न म्यांमार में कितना सारा रिसोर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। What we can do is we can collaborate, we can create some international partnership, right? जापान जैसा देश पैसा इन्वेस्ट करेगा, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जो है वो मिनरल रेयर अर्थ में, ऑस्ट्रेलिया भी उसके पास भी रिजर्व्स हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ें। फिर फिलिपाइन जैसा देश जो है, तो उनके साथ सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन, ये सारी कुछ चीज़ें अगर हम करेंगे, देन वी कैन समवेयर क्रिएट एक मार्क क्रिएट कर सकते हैं। हमारे इंडियन इंजीनियर्स हैं, राइट? ये सारी चीज़ें, बट स्टिल वी आर मीन्स बहुत पीछे हैं। सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे देश बहुत पीछे। चाइना इसमें काफ़ी चतुर निकला, राइट? इस बात को तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मीन्स कि चाइना ने काफ़ी अच्छी गेम यहाँ पर खेली। आजकल सारे देश जो हैं वो उन पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक ये नहीं चलेगा। वी हैव टू क्रिएट आवर ओन स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन ऑफ रेयर अर्थ materials and minerals. And that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.